हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और धमाकेदार एपिसोड में स्वागत है। जिस तरीके से पिछला एपिसोड भी एकदम फाइटिंग सीन से भरा हुआ था, आपको ये भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इससे पहले हम पिछले पार्ट का रिकैप शुरू करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश कर दो। भले ही आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल फ्री हो, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। चलो अब जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जैसे जियान और चिंगलिन फ्लावर सेक्ट की टेरिटरी से बाहर आते हैं, वो ट्रेवल कर रहे होते हैं एक फॉरेस्ट के ऊपर से। तभी चिंगलिन सेंस करती है कि नीचे फॉरेस्ट में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। जियान भी एकदम अलर्ट मोड में आ जाता है। एक बार चारों तरफ देखने के बाद जियान ने चीजों को सेंस कर लिया था। फाइनली सामने रिवील होते हैं 4 लोग। ये सभी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के मेंबर्स थे। इनमें से एक तो होता है वो याहू लियांजुन और बाकी के 3 ग्रे रोड एल्डर्स थे। जियान को पता था कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को किसी न किसी ने खबर पहुंचा दी है, और वो बात सच भी साबित होती है। कुछ ही समय के बाद जंगल से बाहर आती है वो हुआजिन। अभी दूसरी पार्टी में होते हैं 4 6 स्टार दोजन और एक 4 स्टार दोजन। इस वजह से चिंगलिन एक 6 स्टार दोजन का सामना करती है। उसने 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स को भी समन कर लिया था, जो कि उस हुआजिन को ब्लॉक करते हैं। अब जो बचे 3 6 स्टार दोजन रह गए होते हैं, उनमें से 2 का सामना करता है जियान और एक से उलझने चला जाता है स्काई डीमन पपेट। हमारा मेन फोकस जियान की बैटल पे था। ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल की थी। शुरुआत में याहू लियांजुन और दूसरा ओल्ड मैन जब जियान को अंडर एस्टिमेट करता है, जियान ने यूज किया था स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का। इससे उसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दोजन तक पहुंच जाती है। इस तरीके से जियान अकेले इन दोनों से लोहा लेता है। इन दोनों का प्लान था जियान को थकाने का। अंत में जाके दोनों यूज करते हैं परफॉर्मेंस का सेक्टी सीक्रेट टेक्निक को, जिसका नाम कुछ डीमन हैंड करके था। कोइंसिडेंट की बात तो ये थी कि जब वो परफॉर्मेंस का सेक्ट का ईचेन जियान से फाइट करने के लिए आया था, जियान ने इस टेक्निक को उसे छीन लिया था। इस वजह से जियान भी इन दोनों के मुंह पे ये टेक्निक फेंक के मारता है। जब उन दोनों को लग रहा होता है कि जियान एग्जॉस्ट हो गया है, तभी 1000 मीटर के रेडियस की सारी नेचुरल एनर्जी सीधा जियान की बॉडी में एंटर कर गई थी। इससे ये भी रिवील हो जाता है कि जियान के पास है TN क्लास का ची मेथड। इस फैक्ट के बारे में जान के उन दोनों की फट के हाथ में आ गई थी। फाइनली उस ग्रे रोड एल्डर से अब रहा नहीं जाता। वो नीचे फॉरेस्ट की तरफ देख के चिल्लाता है, अगर तुम अभी बाहर नहीं आते हो तो फिर ये लड़का भागने वाला है। बस इसके बाद आसमान में प्रकट होता है एक नया फिगर। ये था वो हॉल ऑफ सोल का 9th टियानजुन। बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। स्पेस का डिस्टॉर्ट होना बंद होता है। फाइनली हमें वो फिगर क्लियरली दिखाई देता है। इसके कपड़े और बाल एकदम ब्लू होते हैं। ऑफ कोर्स ये था 9th टियानजुन, जो कि अपनी टोली को लेके फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला करने के लिए आया था। जियान ने इस बंदे को काफी ध्यान से याद करके रखा है। अगर तब मास्टर येला और बेंशेंग में एडवांस नहीं हुए होते तो फिर इसके हाथों से फॉलन स्टार पवेलियन की तबाही हो जाती। जियान की आंखें फ्लिकर हो रही थी। अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये बंदा भी यहाँ पे टपक गया। सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हॉल ऑफ सोल और परफॉर्मेंस का सेक्ट ने अपने हाथों को ज्वाइन कर लिया है। इस डिस्कवरी की वजह से जियान काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था। भले ही परफॉर्मेंस का सेक्ट हॉल ऑफ सोल से कंपेरेबल ना हो, लेकिन इसकी फाउंडेशन वीक नहीं है। कहीं ये दोनों पार्टीज कोऑपरेट करती हैं तो फिर फॉलन स्टार पवेलियन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हमारा ध्यान जाता है 9th टियानजुन की तरफ। वो स्माइल के साथ जियान को देखते हुए बोलता है, जियान तुम्हारा करेज बिल्कुल कम नहीं है। अगर तुम फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर बने रहते तो फिर ये वेनरेबल शायद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत हुई। जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके दिमाग में कई थॉट्स दौड़ रहे होते हैं। इस 9th टियानजुन की स्ट्रेंथ कम से कम 7 to 8 स्टार दोजन की है। भले ही जियान स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज के एकदम लिमिट तक यूज कर दे, तब भी वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। और तो जो इसने पहले बोला है, इस बंदे ने पहले यहाँ के स्पेस को सील कर दिया है। इस वजह से जियान के हाथ में जो स्पेशल जेट टोकन है, अब उसका अभी कोई यूज नहीं रहा। फाइनली जियान ने गहरी सांस ली थी। उसने सोचा नहीं था कि सिचुएशन ऐसे बिगड़ जाएगी, लेकिन इस समय उसकी स्ट्रेंथ वो पहले की तरह नहीं रही है। वो हताश तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जियान के पास अनाइलेशन फायर लोटस और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसी टेक्निक्स है। इन्हें रिसीव करना इस 9th टियानजुन के लिए भी आसान नहीं होगा। और तो और फ्लेम मंत्रा ची मेथड ऑलरेडी TN क्लास से पहुंच चुका है। इस वजह से अनाइलेशन फायर लोटस को यूज करने के बाद भी जियान वीक स्टेट में एंटर नहीं करेगा। अभी उस ग्रे रोड एल्डर शिनलू गुएजन का चेहरा भी काफी सिनेस्टर था। वो कहता, लड़के तुझे अब सरेंडर कर देना चाहिए। क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू हम तीनों के हाथों से बच सकता है? या हुआ लियांजुन अपने फोल्डेबल फैन को फ्लैप करता है। उसकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर, जो कि काफी ग्लूमी लग रहा था। वो अंदर से अलर्ट मोड में एंटर कर जाता है, क्योंकि उसने पहले से जियान से फाइट कर रखी है। उसे अनाइलेशन फायर लोटस की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता होता है। अब ये लोग जियान को एकदम एंड तक फोर्स कर रहे हैं। कहीं उसकी सनक गई तो फिर यहाँ पे सभी को सफर करना होगा। जियान कोल्ड आवाज में कहता है, ऐसा होना जरूरी नहीं
नहीं है। उसका राइट हैंड रोटेट हुआ था, एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है। अभी जियान की दुई की सर्कुलेशन की स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। जियान के हाथ में इस गोल्डन लाइट को देख के उस 9th टियानजुन की आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। उसने जियान को ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अनलीश करते हुए खुद देखा था। इवन ओल्ड गो जैशिंग को ऑन द स्पॉट जान गंवानी पड़ी। इस वजह से उसे भी इससे डर लगता था। जब वो देखता है कि जियान इस अटैक को यूज करने वाला है, 9th टियानजुन चिल्ला के बोलता है, जियान क्या तुम अपने पिता से नहीं मिलना चाहते? 9th टियानजुन की इस आवाज को सुन के जियान के हाथ की वो गोल्डन लाइट स्लगिश हो गई थी। जियान का एक्सप्रेशन आइसी कोल्ड हो जाता है। जब 9th टियानजुन को लगता है कि उसने जियान का ध्यान आकर्षित कर लिया है, वो एक कोल्ड और इंडिफरेंट आवाज में कहता है, तुम इस सीड को फॉलो करके वापस से हॉल ऑफ सोल चलो, तभी तुम अपने फादर से मिल पाओगे, वरना इस वेनरेबल के हाथों से तुम्हारे फादर को मरना पड़ेगा। 9th टियानजुन को देख रहे जियान की आंखें डार्क और कोल्ड थी। एक मोमेंट के बाद जियान हंसता है। उसके चेहरे पे दोबारा से वो कामनेस वापस लौट आई थी। वो एकदम शांत आवाज में कहता है, मुझे इस बारे में जान के काफी हंसी हो रही है कि तुम हॉल ऑफ सोल के 9th टियानजुन हो। तुम एक्चुअली में ऐसी मूर्खता भरी टैक्टिक का यूज कर रहे हो। मैं फूल नहीं हूँ। मैं सिर्फ बाहर रह के जब ग्रो करूंगा तभी मुझे अपने फादर से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर मैं एक बार तुम लोगों के हाथ में पड़ गया तो फिर मेरा शाओ क्लैन पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इस वजह से तुम्हारी ये धमकियां मेरे खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करने वाली। जब 9th टियानजुन जियान की काम आवाज को सुनता है, उसका चेहरा ग्लूमी हो चुका था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इस तरीके से एक्ट करेगा। ऑफ कोर्स जो जियान ने कहा है बिल्कुल सही है। जब तक वो आउटसाइड जिंदा रहता है वो अपने फादर को रेस्क्यू कर पाएगा, लेकिन कहीं जियान हॉल ऑफ सोल के हाथों में लग गया तो फिर वो छोटा सा चांस एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसी रीजनिंग कहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक इंसान जो कि रिलेशनशिप की इतनी वैल्यू करता है कि एक इंसान को रेस्क्यू करने के लिए वो जामा एम्पायर से सेंट्रल प्रिंस तक आ जाए, उसके पास कम से कम इतनी रीजनिंग तो होगी कि वो दोनों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज कर सके। तब याहुआ लियांजुन रिस्पॉन्ड करता है। वो कहता है, 9th टियानजुन ये लड़का लोमड़ी की तरह चालाक है। तुम्हारी छोटी छोटी ट्रिक्स इस पे काम नहीं करने वाली। हम जब साथ में अटैक करेंगे तभी इसे कैप्चर करना पॉसिबल होगा। 9th टियानजुन का एक्सप्रेशन इंडिफरेंट हो गया था। वो नॉड करता है। जैसे उसका पैर आगे बढ़ता है, स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। वहीं पे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। अगली पल वो किसी घोस्ट की तरह जियान के सामने अपीयर होता है। उसकी 5 उंगलियां कर्ल होती हैं। उसका हाथ क्लॉ में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के गले की तरफ आगे बढ़ने लगा था। जहाँ जहाँ से वो क्लॉ पास हो रहा था स्पेस के चीथे उड़ रहे थे। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये सीट तुम्हें पर्सनली कैप्चर करके वापस ले जाएगी। अचानक से आए इस शार्प अटैक को फेस करके जियान का चेहरा एकदम इंडिफरेंट था। उसके हाथ पे इकट्ठी होती है गोल्डन लाइट। उसने अपने पंच को आगे थ्रो कर दिया था। हवा के 2 क्लस्टर्स आसमान में टकराते हैं। हमें बैंग का साउंड सुनाई दिया था। एक डीप एक्सप्लोजन चारों तरफ फैलता है। हम गोलाकार में हवाओं की रिपल्स को फैलते हुए देखते हैं। ये स्पेस को तब तक चीरती है जब तक कई बड़ी बड़ी क्रैक लाइंस फॉर्म नहीं हो जाती। जब ये दोनों अटैक्स कोलाइड हुए थे जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। हम जियान को करीब 10-12 कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। जैसे तैसे करके उसने अपनी बॉडी को स्टेबलाइज किया था। जब अपने नम पड़े हाथ को ऊपर उठा के देखता है उसके चेहरे का सोलम एक्सप्रेशन और भी डेंस हो जाता है। इस एक्सचेंज के बाद जियान को इस 9th टियानजुन की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता चल गया था। ये 9th टियानजुन 7 स्टार दोजुन के पीक पे है। जैसे ही एक कदम और आगे लेता है ये सीधा 8th स्टार में एंटर कर जाएगा। जियान की आंखें फ्लिकर होने लगी थी। वो कहता है, अच्छी बात है कि मेरी राइट हैंड को उस गोल्डन स्पिरिट सलाइवा ने रिफाइन कर दिया था, वरना इस कोलिजन की वजह से मुझे चोट लग सकती थी। 7 स्टार पीक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। जियान की अभी की स्ट्रेंथ के बाद भी वो ऐसे एक्सपर्ट से जैसे तैसे करके डील कर पा रहा है। अगर वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम या फिर एनालिशन फायर लूटर्स का यूज नहीं करता तो फिर उसके लिए 9th टियानजुन से डील करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब तक 9th टियानजुन ने अटैक करके जियान को फोर्स बैक किया था तब तक शेनलू गोइजन और याहुआ लियांजुन भी पास में आ जाते हैं। शेनलू गोइजन चिल्ला के बोलता है, 9th टियानजुन तुम इस लड़के को रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम मत दो। ये एक टियान क्लास के चीफ मेथड को प्रैक्टिस करता है जिसकी वजह से इस लड़की की रिकवरी स्पीड बहुत तेज है। अगर हम इस मिशन को जल्दी से फिनिश नहीं करते तो फिर सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। ये कहने के बाद दोनों ने अपने अपने अटैक्स को लॉन्च कर दिया था। वास्ट और माइटी द्विकी से बने द्विकी पिलर्स एकदम रूथलेस तरीके से जियान की तरफ शूट कर दिए जाते हैं। खैर 9th टियानजुन इस बुड्ढे के सजेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। वो जियान से कहता है, क्योंकि हम तीनों को साथ में मिलकर तुमसे डील करना पड़ रहा है जियान, तुम अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हो। उसका मिशन जियान को कैप्चर करने का था। पिछली बार क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया था जिसकी वजह से चीफ काफी डिस्प्लीज फील कर रहे थे। इस बार वो अपनी खुद की मर्जी से बाहर आया है। अगर वो जियान को कैप्चर करके वापस ले जा पाता है तो फिर उसके पुराने फेलियर को माफ कर दिया जाएगा। इस वजह से 9th टियानजुन को अपनी इज्जत का फालूदा बनने की बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी। हर एक चीज जियान के कैप्चर हो जाने के बाद डिस्कस करी जा सकती है। जैसे ये विचार उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं 9th टियानजुन बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। उसकी बॉडी मूव होती है, वो एक बार फिर से आगे शूट हो जाता है। जब उसका हाथ ऊपर उठता है चारों तरफ से
फैंटास्टिक द्विकी इकट्ठी होने लगी थी। इसकी पावर की वजह से आसमान भी एकदम ट्रेम्बल हो रहा था। बैंग 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 के साथ आसमान में एनर्जीज एक्सप्लोड होती रहती हैं। जब जियान को 2 6 स्टार दोजून और एक पीक 7 स्टार दोजून का साथ में सामना करना पड़ता है, वो भी काफी डेंजरस सिचुएशन में फंस गया था। अगर उसके पास उसकी स्पीड और हेवली फ्लेम की हेल्प नहीं होती तो अभी तक वो इन तीनों के द्वारा इंजर्ड हो चुका होता। फिर भी चाहे कुछ भी हो, जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही थी, जियान के लिए सिचुएशन और भी खराब होती जा रही थी। हमें एक बैंक का साउंड सुनाई दिया था। जियान को 9th टियानजुन के अटैक को फोर्सफुली रिसीव करना पड़ता है, जिसके बाद उसके पीछे के बोन विंग्स फ्लैप होते हैं। हवा में 2 आफ्टर इमेजेस दिखाई दी थी। ऐसा करने पे जियान ने याहू लियांजुन और शेनलू गोइजन के स्नीक अटैक्स को डॉज किया था। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती हुई जियान पेड़ों के पीछे विड्रॉ कर लेता है। पुल बैक करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन और भी डेंस हो चुका था। उसके हाथ में गोल्डन लाइट इकट्ठी होने लगती है। उसकी बॉडी से डेंस अमाउंट में दुखी बाहर आती है, जिसके बाद वो पाम में एंटर करने लगी थी। जब आता हुआ 9th टियानजुन देखता है कि जियान क्या कर रहा है, वो अपने आप को आगे जाने से रोक देता है। वो डेंस आवाज में कहता है, बी केयरफुल। ये टियान क्लास की 2 स्किल का यूज कर रहा है। 9th टियानजुन के शब्दों को सुन के शेनलू गोइजन और याहू लियांजुन के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो दोनों बहुत जल्दी अपने कदमों को पीछे लेते हैं। जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। उसके हाथ का वो गोल्डन ग्लो और भी ब्राइट होता है। एक इंस्टेंट के बाद यहाँ पे काले रंग की लाइट जन्म लेती है। जियान अपने हाथ को सामने की तरफ स्मैश करके बोलता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। जियान के पाम के आगे जाते ही एक अजीब सी गोलाकार की ब्लैक लाइट लाइटनिंग स्पीड से फैलनी शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम इस स्फेरिकल लाइट के अंदर से एक बहुत ही तेज सक्शन फोर्स एरप्ट होता है। इस फ्राइटिंग सक्शन फोर्स की इन्फ्लुएंस में आके 9th टियानजुन और बाकी के दोनों लोगों की स्पीड स्लो हो गई थी। वो लोग उस ब्लैक लाइट स्फीयर को तेजी से फैलते हुए देखते हैं। 9th टियानजुन का एक्सप्रेशन थोड़ा अगली था। वो चिल्ला के बोलता है, पैनिक मत हो। भले एक टियान क्लास की 2 स्किल पावरफुल हो, लेकिन हम तीनों साथ में मिलकर से फोर्सफुली रिसीव कर सकते हैं। ये कहने के बाद सबसे पहले 9th टियानजुन पीछे मुड़ा था। बिना रोक टोक के उसकी बॉडी ने दुखी को रिलीज कर दिया था। इस वास्ट और माइटी दुखी की वजह से कई छोटी छोटी पानी की बूंदें आसमान से नीचे टपकने लगती हैं। 9th टियानजुन को रुकते हुए देख शेनलू गोइजन और याहू लियांजुन भी हेस्टेट करने लगते हैं। उन दोनों ने भी अपनी दांती मीस के अपनी बॉडी की सारी दुखी को समन कर लिया था। एक इंस्टेंट के अंदर आसमान में एक बड़ी सी दुखी की हरिकेन बन जाती है। तीनों की बॉडी से दुखी एक्सप्लोसिव तरीके से बाहर आ रही थी। ये तीनों 3 दुखी पिलर्स को फॉर्म करते हैं, जिनकी हाइट 1000 फीट से ज्यादा होगी। ये तीनों पिलर्स इन तीनों के सर के ऊपर जाते हैं, जिसके बाद इन दुखी पिलर्स ने रोटेट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद इन तीनों में से स्विच की साउंड बाहर आती है। ये उस ब्लैक लाइट सर्कल से फोर्सफुली कोलाइड हो गए थे। जब ये सभी एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग एनर्जी एक दूसरे से टकराती है, एक समय के लिए आसमान ने भी अपना रंग छोड़ दिया था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक फ्राइटनिंग एनर्जी स्टॉर्म ने फैलना शुरू कर दिया था। जो नीचे डेंस फॉरेस्ट होता है, वो छोटी छोटी पत्तियों के जैसा लग रहा था। एक क्रशिंग साउंड के साथ कई पेड़ टूट गए थे। एनर्जी स्टॉर्म फैलता है। वो अनमैचेबल ब्लैक लाइट सर्कल अचानक से फैलना बंद कर देता है, लेकिन इसके अंदर का सक्शन फोर्स बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ था। वो तीनों 1000 फुट बड़े दुखी पिलर्स वो ब्लैक होल सोलो कर लेता है। ऐसा करने के बाद ही वो स्फीयर गायब होता है। जब वो देखते हैं कि ये ब्लैक लाइट स्फीयर डिसअपीयर हो रहा है, शेनलू गोइजन और याहू लियांजुन ने तभी सांस ली थी। इन दोनों की आंखों में हॉरर को देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 9th टियानजुन नहीं होता तो फिर ये दोनों मिलके भी इस फ्राइटनिंग स्किल का सामना नहीं कर पाते। अभी 9th टियानजुन का चेहरा भी थोड़ा पेल होता है। क्लियरली उसकी काफी दुखी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि उसने जियान की किलर मूव को रोक लिया है। अचानक से उसने अपने सर को ऊपर उठाया था। वो दूर खड़े जियान को देख के तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है, अब ये वेनरेबल भी देखना चाहता है कि तुम्हारे पास और क्या टैक्टिक्स हैं। 9th टियानजुन की फिरोशियस स्माइल को देख के जियान के चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल सरफेस हुई थी। हाथ को क्लेंच करते ही आ जाती है 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स। वो कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें पेट भर के टैक्टिक्स को दिखाऊंगा। जैसे ही 9th टियानजुन ने जियान के हाथों में 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को देखा था, हम उसके चेहरे को तुरंत ही ग्रीन होते हुए देखते हैं। जब 9th टियानजुन का चेहरा कढ़ाई के नीचे के हिस्से जैसा हो रहा था, हमें दिखाई दी थी एक स्पेशल क्रैक लाइन। इस स्पेशल क्रैक के पूरी तरीके से फॉर्म होने के बाद इसमें से एक स्ट्रॉन्ग फिगर बाहर आया था। वो काफी एंशियस तरीके से अपने गले को क्लियर करके जियान से बोलता है, लिटिल ब्रदर जियान, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। इस फैमिलियर फिगर को देख के जियान चौंक गया था। वो स्टैंड आवाज में कहता है, हेचिंग। जो ह्यूमन फिगर स्पेशल क्रैक से बाहर आया था, उसका शरीर काफी भारी भरकम होता है। ये फिगर काफी रिच फेरोशियस ऑरे को एमिट कर रहा था। सरप्राइजिंगली इसकी अपीयरेंस एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर से मैच खाती है। ऑफ कोर्स जियान इनसे मिल भी चुका था। जियान एक स्टार्टल्ड आवाज में कहता है, ओल्ड ब्रदर हेचिंग, आप यहाँ पे क्यों आए हो? ये टोन एकदम सरप्राइज से भरी हुई थी। हेचिंग जियान को ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें अपना सेवियर मिल गया है। जियान को सेफ एंड साउंड देखने के बाद ही उनके दिल को ठंडक पहुंची थी। वो कहते हैं, कुछ जरूरी कामों के लिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये ऑर्डर सीधा ट्राइब के ओल्ड फेलोज से आए हैं। डैम इट, अच्छी बात ये है कि जियान ने तुम्हारे ऊपर ड्रैगन सेल को छोड़ा है, वरना तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो मेरी जिंदगी निकल जाती। जियान कहता है, मुझे ढूंढ रहे हो? ये सुन के वो चौंक
चौंक चुका होता है। आखिर एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब को जियान की क्या आवश्यकता हो सकती है। अचानक से हम जियान की आंखों को वाइड होते हुए देखते हैं। वो हेचिंग की तरफ देख के पूछता है, क्या ये मैटर जिया से रिलेटेड है। हेचिंग अपने सर को खुजाते हुए बोलते हैं, अभी वो किसी परेशानी में नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। हेचिंग के ग्रेव एक्सप्रेशन को देख के जियान हेजिटेट करने लगता है। फाइनली जियान ने नोट कर दिया था। लगता है मामला काफी बड़ा है, वरना एक हेचिंग के लेवल के एक्सपर्ट के चेहरे पे ऐसी एंशियसनेस नहीं दिखाई देती। जियान कहता है, मैं एक बार इस परेशानी को सॉल्व कर लूं, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। जियान के इन शब्दों को सुन के बाद ही हेचिंग रिकवर हो पाए थे। वो कहते हैं, क्या परेशानी है। वो अपने सर को पीछे मुड़ाते हैं। उनकी नजरें चारों तरफ गई थी। वो स्टैंड आवाज में कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, क्या तू हॉल ऑफ सोल का ओल्ड सोकू मोयू है। तू इस अंकल हेचिंग के बारे में भूल गया। 9th टी चौंक गया था। ऐसा लगता है जैसे अचानक से उसे कुछ याद आ गया है। उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है। वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज करके बोलता है, तुम एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब की हेचिंग हो। हेचिंग अपनी दोनों बाहों को फोल्ड करते हैं, जिसके बाद वो 9th टी की बातों से तमाचे मारते हुए बोलते हैं, क्या हेचिंग इस नाम को तुम जब चाहे तब बोल सकते हो। तुम्हारी 9th पोजीशन को देखते हुए अभी भी तुम्हारे पास ऐसी औकात नहीं है। हेचिंग को खुद की ऐसी बेइज्जती करते हुए देख 9th टी का चेहरा एक्सट्रीमली डार्क और ग्लूमी हो गया था। लेकिन वो अपने चेहरे पे बिल्कुल फ्यूरी को रिवील नहीं करता। वो जानता था कि सामने जो फेलो खड़ा हुआ है, इससे डील करना बहुत मुश्किल है। इवन वो भी इसका मैच नहीं है। खैर, ये 9th टी हेचिंग के बैकग्राउंड के बारे में जानता था, लेकिन शेनलू गुइजन को इस बारे में घंटा पता नहीं होता, क्योंकि अब जियान डिसएडवांटेज में पड़ गया है, तो वो इसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकते थे। इस वजह से वो हेचिंग की तरफ हाथ कब करके बोलता है, फ्रेंड, मैं प्रोफाउंड स्काई सैक का एक एल्डर हूँ। मेरा नाम है शेनलू गुइजन। इस जियान को मेरा प्रोफाउंड स्काई सैक कैप्चर करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड आप इंटरवीन नहीं करोगे। इस बंदे की आवाज को सुन के हेचिंग की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहते हैं, प्रोफाउंड स्काई सैक, ये कौन सी खेत की मूली है। वो एक इम्पेशेंट आवाज में कहते हैं, तुम लोग जल्दी से गेट लॉस्ट हो जाओ, मुझे लिटिल ब्रदर जियान से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम सब इस फादर का टाइम वेस्ट मत करो। हेचिंग की ऐसी वल्गैरिटी को सुन के शेनलू गुइजन और याहू लियांजुन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। ये दोनों फ्यूरियस तरीके से चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हारी हमारे प्रोफाउंड स्काई सैक की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसी हुई। चौस है। ये कहने के बाद इन दोनों ने खाली स्पेस में अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। उन दोनों की बॉडीज लाइटनिंग की तरह आगे शूट हो जाती है। बिना होल्ड बैक करे डार्क और डेंस दुई की हेचिंग की तरफ वॉलेंटली स्मैश कर दी गई थी। इन दोनों नमूनों को अपने ऊपर हमला करते हुए देख हेचिंग गुस्से की वजह से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, एक्चुअली में 2 6 स्टार दोजन की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो इस फादर के ऊपर चिल्लाने लगे हैं। अचानक से उनकी दोनों फिस्ट टाइट होती हैं। हम उनकी मसल्स को अजीब तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए देख सकते हैं। फाइनली बिना किसी फैंसी स्किल के साथ हेचिंग ने दोनों पंच को आगे शूट कर दिया था। दोनों मेटल फिस्ट आगे स्मैश होती हैं। 2 ब्लैक स्पेशल मार्क्स क्रिएट हुए थे। इन दोनों ब्लैक स्पेशल मार्क्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। एक ही इंस्टेंट में ये उन दोनों नमूनों से टकरा गए थे। हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। कोलिजन के बाद दोनों नमूनों की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। उन दोनों के चेहरे तुरंत ही सफेद हो जाते हैं। वो जिस फ्राइटनिंग फोर्स का सामना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन दोनों के चेहरों पे टेरर फ्लैश होता है। वो मन ही मन में कहते हैं, आखिर ये कौन है। उन दोनों के चेहरों पे जस्ट टेरिफाइड एक्सप्रेशंस आई थे। आसमान में ग्रक का साउंड सुनाई दिया था। वहीं पे ये दोनों अपने मुंह में कुछ मीठा मीठा फील करते हैं। फाइनली हम देखते हैं इन दोनों के मुंह से खून को बाहर आते हुए, जिसके बाद ये दोनों बन जाते हैं कट्टी पतंग। ये भयंकर तरीके से जंगल में घुस जाते हैं। फाइनली इन दोनों ने 100 मीटर चौड़ी गली को बना दिया था। पावरफुल रेमिनेंट फोर्स की वजह से आसपास के 100 मीटर के रेडियस के पेड़ एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। हेचिंग ने इन दोनों को एक एक फिस्ट अटैक से दूर फेंक दिया था, जिसके बाद हेचिंग अपने दोनों हाथों को झाड़ते हैं। उनके चेहरे पे रिडिक्यूल दिख रहा था। फाइनली हेचिंग की इल इंटेंट से भरी नजरें जाती हैं 9th टी की तरफ। अभी उसका एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी हो रखा था। वो कहते हैं, मोयू, क्या तू यहाँ से खुद गेट लॉस्ट हो रहा है या फिर इस फादर को तुझे रास्ता दिखाना होगा। 9th टी का चेहरा कोल्ड था। वो डिमांड करते हुए बोलता है, हेचिंग, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट वेव करने की जरूरत नहीं है। जियान को हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ कैप्चर करना चाहते हैं। क्या तुम बीच में इंटरवीन करने वाले हो। हेचिंग की आंखें नैरो होती हैं। वो अपने हाथों को रफ करके एक हल्की आवाज में बोलते हैं, ये फादर इस सब के बारे में परवाह नहीं करता है। मेरे क्लैन के बुड्ढे जियान को ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि ये फादर यहाँ पे आ चुका है, तो फिर तुम लोग जियान को कैप्चर करने के बारे में भूल जाओ। 9th टी की फ्यूरी एकदम राइज होती है। वो अपने दोनों हाथों को इतनी खतरनाक तरीके से क्लेंच कर रहा था कि हमें लगातार क्रैकिंग साउंड सुनाई देते हैं। फ्राइटिंग लेवल की ड्यूकी उसकी बॉडी को सराउंड करने लगी।
लगी थी। हेचिंग कहते हैं तू फाइट करना चाहता है, चलो ये फादर भी देखेगा कि तूने इतने सालों में कितना इम्प्रूव किया है। ये कहने के बाद हेचिंग के चेहरे पे स्माइल आई थी। तो इसमें डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं। इसमें से एक मफल्ड एक्सप्लोजन का साउंड सुनाई दिया था। ऐसा लगता है ये आवाज हड्डियों के एक्सप्लोड होने की आ रही है। जैसे जैसे और भी हड्डियों की आवाजें आती हैं, हेचिंग का साइज एकदम इंक्रीज होने लगता है। अचानक से उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर को एमिट करती है। जब नाइन्थ तियानजुन इस प्रेशर को सेंस करता है, उसकी फेस मसल्स ट्विच करने लगती हैं। एक गहरी सांस लेने के बाद वो अपने गुस्से को सप्रेस ही कर सकता था। वो जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ वो हेचिंग का सामना नहीं कर पाएगा। अगर वो अटैक करता भी है तब भी वो एकदम वेस्ट जाने वाला है। और थोर एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जिस तरीके से स्पेस को कंट्रोल करता है, उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। इवन भले ही दूसरी पार्टी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से स्ट्रॉन्ग हो, तब भी वो 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को रोक पाएगा। नाइन्थ तियानजुन डेंस आवाज में कहता है, हेचिंग मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम इस लड़के को लगातार प्रोटेक्ट करते रहोगे। हेचिंग ने नाइन्थ तियानजुन को फूडी नजरों से देखा था। वो कहते हैं तू इस बारे में चिंता मत कर। नाइन्थ तियानजुन हम्प करता है, हाँ ऐसे ही स्नॉट करना बोलते हैं। उसका चेहरा अनविलिंगनेस से भरा हुआ था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि उसने सक्सेसफुली याओ चैन को तो अवॉइड कर दिया, लेकिन उसने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को आकर्षित कर लिया। उसने ये भी नहीं सोचा था कि जियान की इस ट्राइब के साथ रिलेशनशिप होगी, क्योंकि अब हेचिंग यहाँ पे आ चुके हैं तो फिर नाइन्थ तियानजुन के लिए जियान को कैप्चर करना एकदम इम्पॉसिबल है। ये सोच के नाइन्थ तियानजुन अपनी दांती मीच सकता था। वो जियान को विशेष तरीके से देख के बोलता है, जियान तुम हमेशा हमेशा के लिए छिप नहीं पाओगे, और मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम्हें हमेशा कोई रेस्क्यू करने वाला है। इन शब्दों को कहने के बाद नाइन्थ तियानजुन इस जगह पे और भी देर तक नहीं रुकना चाहता था। वो पीछे मुड़ के जस्ट मूव करने वाला होता है, तभी हेचिंग के मुंह से आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं, मोयू जब तू वापस लौटे तो अपने से ऊपर वाले लोगों को ये बता देना कि वो जियान या फिर शाओ क्लैन के लोगों से पंगा न लें। अभी हन क्लैन और शाओ क्लैन के बीच की दुश्मनी खत्म हो चुकी है। अगर तुम दूसरी पार्टी को लगातार प्रेस करते रहते हो तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम पछता रहे होगे। ये सिर्फ तुम्हारे इस फादर के शब्द नहीं है, ये मैसेज मेरी ट्राइब के ओल्ड फेलोज की तरफ से आया है। हेचिंग के फाइनल सेंटेंस को सुन के नाइन्थ तियानजुन की आंखें नैरो हो गई थी। वो कोल्ड तरीके से हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा मुझसे ये कहना बिल्कुल पॉइंटलेस है। मेरे हॉल ऑफ सोल को कुछ भी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ना ही गू क्लैन के पास इतनी पावर है, ना ही तुम्हारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब ऐसा कर सकती है। ये कहने के बाद नाइन्थ तियानजुन की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके बाद वो पलक झपकते ही सभी की आंखों से गायब हो जाता है। नाइन्थ तियानजुन को डिसअपीयर होते हुए देख हेचिंग अपने फिस्ट को रब करते हैं। उनका एक्सप्रेशन कोल्ड था। एक पल के बाद उनकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो स्माइल के साथ बोलते हैं, लिटिल ब्रदर जियान क्या तुम ठीक हो? जियान भी अपने हाथों को कव करता है। वो कहता है, मैंने बिग ब्रदर हेचिंग को फिर से परेशान कर दिया। ये सुन के हेचिंग अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, इस बार मेरी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वो थोड़े से हेजिटेशन के बाद बोलते हैं, तुम्हें ट्राइब वापस लौटने के बाद एग्जैक्ट रीजन के बारे में मालूम पड़ जाएगा। अगर तुम्हें और कोई परेशानी ना हो तो हम क्या अभी जा सकते हैं? ये मामला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए। जब जियान हेचिंग के चेहरे की सीरियसनेस को देखता है, जिनका कैरेक्टर इतना रफ है, जियान का चेहरा भी काफी सोलम हो गया था। आखिर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब में ऐसा क्या हुआ कि वो इतने एंशियस हो गए? जियान ने दूर खड़ी चिंगलिन की तरफ पॉइंट किया था। वो कहता है, यस, लेकिन क्या मैं एक फ्रेंड को अपने साथ ला सकता हूँ? जब हेचिंग यहाँ पे अपीयर होते हैं तो फिर परफॉर्मेंस का इस एक्ट का वो एल्डर जो कि चिंगलिन का सामना कर रहा होता है, उसने फटाक से विड्रॉ कर लिया था। स्पेशली जब वो देखता है शेनलू गुइजन और याहुआ लियांजुन को एक पंच में ही पीछे उड़ते हुए, तो फिर उसके पीछे जाने की स्पीड और भी तेज हो गई थी। उस बंदे की लिटरली फट के हाथ में आ गई होती है। हेचिंग चिंगलिन को देख के नॉड करते हैं। वो कहते हैं, ठीक है। उन्हें नॉड करते हुए देख जियान फाइनली रिलीफ फील करता है। अभी नाइन्थ तियानजुन को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। उसे डर था कि कहीं अगर चिंगलिन वापस जाती है तो फिर उसे बीच में खतरों का सामना न करना पड़े। हेचिंग के एग्री करने की वजह से उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई है। खैर, जब जियान रिलीफ फील कर रहा होता है, उसने हाथ को वेव करते स्काई डीमन पपेट को वापस बुला लिया था। अभी स्काई डीमन पपेट की पिटाई खा की हालत ऐसी खराब हो गई है कि उसके शरीर के ऊपर हजारों स्कार्स और बहुत सारे होल्स दिखाई देते हैं। ये स्काई डीमन पपेट जो कि जियान को इतने समय से फॉलो करता आ रहा है, अभी उसका साथ छोड़ने की कगार पे आ चुका है। जब जियान ने स्काई डीमन पपेट को अपनी स्टोरिंग में वापस रख लिया होता है, चिंगलिन भी अपने गार्ड्स को वापस आंखों में बुला लेती है। अभी बस आसमान में डली हुई जिंगवा रह गई थी। जब वो हेचिंग को देख रही थी, उसके चेहरे पे एक टेरर दिखाई देता है। हेचिंग की पावर को देख के वो एकदम शॉक में जा चुकी है। चिंगलिन का ध्यान भी इस जिनहुआ के ऊपर चला गया था। वो कहती, यंग मास्टर जियान, क्या हम इस औरत को जाने दें? इस पूरे इंटरसेप्शन का कारण यही है। जियान इस औरत की तरफ एक बार देख के अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, हमारे पास समय नहीं है। अभी वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को लेकर चिंतित तो है ही, साथ ही में जियान को इस औरत को टॉर्चर करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। जियान हेचिंग की तरफ देख के बोलता है, बिग ब्रदर हेचिंग, चलो चलते हैं। हेचिंग नॉड करते हैं। उनका हाथ ऊपर से नीचे आया था। सामने एक स्पेशल क्रैक फॉर्म होता है। एक ही फ्लैश में जियान और चिंगलिन की बॉडी अंदर एंटर हो गई थी। जियान की टोली को जाते हुए देख हुआ जिन के दिल को
ठंडक पहुंची थी। उसे जितनी भी गालियां आती हैं मन ही मन में जियान को दे डालती है। लेकिन इस औरत ने जस्ट इन सभी बातों के बारे में सोचा ही था, तभी हेजिंग जो कि उस क्रैक लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम उनके पैरों को वहीं पे पॉज होते हुए देख सकते हैं। बिना पीछे मुड़े उन्होंने अपने हाथ को वेव कर दिया था। फ्राइटिंग वेव्स ने स्पेस को तोड़ दिया था। पलक झपकते ही अटैक पहुंच जाता है हुआजिन की बॉडी के सामने। हमें सुनाई दिया था एक गरक का साउंड। उस भयानक फोर्स की वजह से हुआजिन के मुंह से खून की पिचकारी बाहर आई थी। उसका शरीर दूर के पहाड़ में जाके स्मैश हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से रोल करते हुए नीचे आते हैं, जिसमें उसकी बॉडी नीचे दफन हो गई थी। एक ही स्लैब में हुआजिन को दूर फेंकने के बाद हेजिंग अपने हाथ को फटकारते हैं। उनकी बॉडी फ्लैश होती है। वो डायरेक्ट स्पेशल क्रैक में एंटर हो गए थे। एक चीज साउंड के साथ उनकी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। बस रह जाती है उनकी गूंजती हुई आवाज। हेजिंग कहते हैं क्या तो ऐसा लगता है कि तू औरत है तो ये फादर तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। फाइनली यहीं पे हमारा ये वाला आर्क समाप्त होता है। वेल ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 10-15 मिनट और भी ऐड करके अगले आर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन उसकी वजह से ये एपिसोड इतना मजेदार नहीं रह जाता। इस वजह से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब वाले आर्क की शुरुआत होगी नेक्स्ट एपिसोड से। उसमें सबसे पहले हम देखने वाले एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड को, फिर पूरे मामले के बारे में मालूम पड़ने वाला है कि आखिर जियान की एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को क्या जरूरत पड़ी। उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट एपिसोड से शुरू हो जाएगा। स्टोरी का ये वाला पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर उनके लिए जो कि जिया के बैकग्राउंड यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के बारे में इंटरेस्टेड है। अगर आप चाहते हो कि आज ही आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिले तो फिर सीधा 11,000 लाइक्स आज ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब मुझे नहीं पता, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नीचे दिया गया लाल बटन स्मैश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं समझूंगा कि BTTH में सबसे ब्यूटीफुल क्वीन मेडुसा नहीं है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आप चैनल की ग्रोथ में हमारी हेल्प कर पाओगे। आई नो कई लोग क्वीन मेडुसा और जामा एम्पायर वाले आर्क का वेट कर रहे हैं, तो फिर डोंट वरी, इस वाले आर्क के बाद जियान पक्का जामा एम्पायर में वापस जाने वाला है। सच में उस पार्ट का मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में लिख के बताओ। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास और भी क्वेश्चंस हैं तो फिर कमेंट्स में उन्हें पूछ सकते हो। अगर तुमने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो अभी लेफ्ट में शो हो रहा होगा, फटाक से यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। अगले पार्ट के रिलीज होते ही मैं आपको राइट साइड में उसे अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखना। हम मिलते हैं वीडियो को पार एंड सायोनारा।